हाँ जी, तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेशनलिज्म इन इंडिया देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने नेशनलिज्म इन यूरोप देखा था, जिनमें हमने जाना था क्या मेजर कारण रहे, क्या आउटकम हुआ और इन मूवमेंट में जुड़े नए जो रिवोल्यूशनरी थे वो कौन कौन थे, उनके क्या क्या आइडिया थे। इन सभी को हमने पिछले वीडियो में देखा नेशनलिज्म इन यूरोप में। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ऊपर बटन पे मिल जाएगा और आप चैनल विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया और जानेंगे ये क्या मूवमेंट है, किसके द्वारा ये लेड किया गया, इसमें क्या क्या मेजर इवेंट रहे, क्या क्या मेजर डेट्स रहे, कौन कौन से पैक्ट्स बने, क्या पूरा हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मैं हूं मुकुल और आप देख रहे हैं शीर्ष एकेडमी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन क्या रहा। हमने देखा था कि यूरोप में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ उसमें भी वर्ल्ड वॉर वन का एक जिक्र आता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद मेजर इंडस्ट्रीज डेवलप हुए और वहां का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था मेनली, उसमें हमने वर्ल्ड वॉर वन को भी देखा था। वर्ल्ड वॉर वन के बाद मेजर इंडस्ट्री सेटअप हुए, नए प्रोफेशनल्स बने, तो नया मिडिल क्लास जागरूक हुआ और फिर जो आगे का मूवमेंट था वो यूरोप में हुआ। तो उस वर्ल्ड वॉर वन का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, चलो पहले वो जान लेते हैं। वॉर लेड टू मैसिव इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर फंडेड बाय वॉर लोन्स एंड हायर टैक्सेस। तो हम सभी जानते हैं कि जिस समय वर्ल्ड वॉर वन हो रहा था उसमें ब्रिटिश काल था भारत में, मतलब अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजों ने भी हालांकि इस वॉर में हिस्सा लिया और क्योंकि इस वॉर के कारण जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, मतलब जो डिफेंस पे थोड़ा वो बढ़ा, एक्सपेंडिचर क्या हुआ, बढ़ा। इसके कारण जो लोन है वो लेना पड़ा और उस लोन को चुकाने के लिए जो टैक्स थे, जो इंडियन सिटीजन के ऊपर टैक्स लगाया गया, उस टैक्स को बढ़ा दिया गया ताकि वो उस एक्सपेंडिचर को फुलफिल कर सके। द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 1918 काउजिंग सीवियर हार्डशिप। तो इस जो हाई टैक्स के कारण जो सामान था जो इंडिया में 1913 और 1918 के दौरान, उन सभी जो जरूरी सामान थे उसके प्राइसेस बढ़ गए। Villages were forced into army recruitment, leading to unrest in rural areas. हमें मालूम है ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश हुकूमत पहली, वो आपको करना पड़ेगा और जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो फोर्स में, उस आर्मी में रिक्रूट करने के लिए जो रूरल एरियाज था वहां के लोगों को जबरदस्ती रिक्रूट किया गया। 1918 to 1919 क्रॉप फेलियर्स एंड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक किल्ड मिलियंस। वर्ल्ड वॉर दौरान 1918 और 1919 के दौरान एपिडेमिक आया इन्फ्लुएंजा, जिसने कि मिलियंस को, कई लोगों को, लाखों लोगों को मार डाला। पीपल एक्सपेक्टेड रिलीफ आफ्टर वॉर बट इंस्टीड फेस्ड मोर ऑपरेशन फ्रॉम ब्रिटिश। जब वॉर खत्म हुआ तो लोगों ने सोचा अब तो वॉर खत्म हो गया, अब हमें थोड़ा राहत मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हिस्ट्री रिमेन्स सेम, फिगर चेंजेस, मतलब इतिहास वही रहता है, बस कुछ फैक्ट, कुछ फिगर्स वो चेंज हो जाते हैं, लोग चेंज हो जाते हैं, फैक्ट चेंज हो जाते हैं, बट हिस्ट्री वही रहता है। हमने यूरोप में भी देखा था कि जो नीचे तबके के लोग थे उनके ऊपर जुल्म हो रहा था, जिसके कारण पूरा नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ। इंडिया में कुछ वैसा ही हो रहा था। वर्ल्ड वॉर के कारण जो ब्रिटिश आर्मी थे उन्होंने पहले तो जबरदस्ती फोर्स किया आदमी को कि आप फौज में भर्ती हो, टैक्सेस बढ़ा दिए, जिसके कारण इन्फ्लेशन हो गया, जो जरूरी सामान था उसका प्राइस बढ़ गया। इन सब के कारण तंग होके अब लोगों ने फिर से एक मूवमेंट शुरू किया, यहाँ पे नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया वाज क्लोजली लिंक्ड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट वहां पे क्या था, डिक्टेटर्स के खिलाफ, यहाँ पे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था, मतलब कॉलोनिस्ट थे जो ब्रिटिश है उनके खिलाफ ये मूवमेंट था मेनली। It involved through various phases incorporating different social groups. यहाँ पे भी दो different social groups थे, कुछ ऊपर के लोग, कुछ नीचे के लोग, कुछ दूसरे जाति के, कुछ दूसरे जाति के। तो ये सभी लोगों ने मिलके इस मूवमेंट में अपना अपना योगदान दिया है। नेशनल कांग्रेस
अंडर महात्मा गांधी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, आईएनसी, ये एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी उभर के आती है जो इस पूरे के पूरे मूवमेंट में एक मेजर रोल प्ले करती है। These lectures explore key movements like non-cooperation movement, civil disobedience movement and highlighting the impact। आज के इस लेक्चर में हम कुछ मेजर मूवमेंट जैसे कि नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, इन जो मेजर मूवमेंट थे उनको डिस्कस करेंगे, किनके द्वारा किया गया, क्यों किया गया, कब किया गया और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हम लोग जानते हैं क्या है। तो जो खिलाफत मूवमेंट था वो हम आगे और भी बेहतर से जानेंगे। फिलहाल इतना जानते हैं कि जो खिलाफत मूवमेंट था वो एक तरह का काम किया, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे जैसे हिंदू, मुस्लिम्स, इनको साथ में लाने का ये काम कर रहा था। कौन? खिलाफत मूवमेंट। ये हम अभी संक्षिप्त में जान लिया, आगे एक्सप्लोर इसे करेंगे कि क्या है। वर्ल्ड वॉर वन लेड टू इकोनॉमिक हार्डशिप, हाई टैक्स, इन्फ्लेशन, फूड शॉर्टेज एंड फोर्स रिक्रूटमेंट। वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ कि ब्रिटिश को वॉर लड़ना था। वॉर लड़ने के लिए चाहिए बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा, बहुत ज्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट। तो इतना सारा इनकम लाने के लिए उसने क्या किया इंडियन पीपल पे, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, खाने की कमी हो गई और जो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट था ये तो चल ही रहा था। क्योंकि जो रूरल एरिया है, जो गांव वाले लोग हैं, उनको हम जबरदस्ती फोर्स में मतलब आर्मी में शामिल कर लेंगे। महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस सत्याग्रह, ए मेथड ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। तो ये जो सत्याग्रह है इसका क्या मतलब होता है? सत्य के लिए आग्रह। मतलब हम कोई किसी भी तरह का वायलेंस नहीं करेंगे, बस अपनी बातों को रखेंगे और तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। रॉलेट एक्ट 1919 allowed imprisonment without trial leading to widespread protest। तो ये अब ये क्या है? रॉलेट एक्ट 1919, ये डेट इंपॉर्टेंट है तो इसे याद रखना। तो इस दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने बगावत शुरू कर दिया कि हम तुम्हारी बात अब नहीं मानेंगे और उनको मारने पीटने लगे अंग्रेजों को। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने रॉलेट एक्ट लगा दिया 1919 में। इसके द्वारा 3 वर्ड कहे जाते हैं, न वकील न दलील। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने रॉलेट एक्ट लगा दिया 1919 में, जिसमें 3 शब्द कहे जाते थे, न वकील न दलील न अपील। मतलब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, तुम्हें हम सीधे विदाउट ट्रायल हम जेल में डाल देंगे। इससे लोग और भड़क गए। द जलियांवाला बाग मैसेकर अप्रैल 1919 इंक्रीज्ड नेशनल आउटरेज। जो रॉलेट एक्ट लगाएगा क्या हुआ, हालांकि इससे कोई ये दोनों जुड़ा हुआ है और नहीं। ऐसे तो जलियांवाला बाग में जो आसपास के लोग थे वो वहां जमा हुए फेस्टिवल मनाने के लिए, बैसाखी का फेस्टिवल। लेकिन अप्रैल 1919 में ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ उसमें जो जनरल डायर था उन्होंने बिना किसी 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ उसमें जनरल डायर ने ओपन फायर कर दिया, जिससे कई सारे लोग मर गए। तो इस मैसेकर के बाद जो नेशनल आउटरीच था, जो लोगों में आक्रोश था, वो और भी ज्यादा बढ़ गया। द खिलाफत मूवमेंट 1919 to 1924 sought to protect the Ottoman Caliphate, यूनाइटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो मैंने आपको बताया जो खिलाफत मूवमेंट था उसमें क्या हुआ कि जो मुस्लिम्स लोग थे उन्हें खलीफा, जो इंग्लिश में कैलिफेट, खलीफा एक पोस्ट होता है जो बहुत सुपीरियर पोस्ट माना जाता है। तो उसमें क्या हुआ, उस पोस्ट को ये जो ब्रिटिश पोस्ट डिनाई करने लगे कि हम इस पोस्ट को अब कुछ नहीं मानेंगे, ये पोस्ट खत्म हो गया एक तरह से। तो अभी तक तो सिर्फ हिंदू पार्ट थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब मुस्लिम्स का भी सपोर्ट मिल गया किसे, महात्मा गांधी को। तो हिंदूज और मुस्लिम इन दोनों को मिलके साथ में लेके अब महात्मा गांधी ने
इन दोनों को एक उद्देश्य दिया कि अब तुम दोनों का जो दुश्मन है वो ब्रिटिश है, अब उसके खिलाफ लड़ो। तो इन दोनों को साथ में लेकर महात्मा गांधी ने अपना मूवमेंट शुरू कर दिया। In 1920, Gandhi launched non-cooperation movement, calling for a boycott of British institution. तो ये जो खलीफा वाला पोस्ट था, कैलिफेट, ऑटोमन कैलिफेट, इसे डिनास्टी के बाद जो मुस्लिम थे वो और हिंदू दोनों साथ लेकर गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें वो बॉयकॉट कर रहे थे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम ब्रिटिश के द्वारा जितना भी कानून है वो नहीं मानेंगे, मतलब ब्रिटिश का कोई काम हम नहीं करेंगे। ये उसका कहना था कि हम तुम्हारी कोई भी काम नहीं करेंगे, तुम्हारा कोई नियम नहीं मानेंगे, कोई कानून नहीं मानेंगे, और तुम्हारे सारे जो इंस्टीट्यूशन है उसका हम बॉयकॉट करते हैं। सत्याग्रह है, इसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि गांधी के द्वारा जो किया गया सत्याग्रह मूवमेंट था वो क्या था। स्पेशल कॉन्टेक्स्ट, सत्याग्रह मीन्स ट्रूथ फोर्स, सत्य आग्रह, सत्याग्रह, तो हम ट्रूथफुल फोर्स करेंगे, मतलब ए मेथड ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। हम तुम्हारी बात तो नहीं मानेंगे, तुम्हारा विद्रोह भी करेंगे लेकिन वायलेंट नहीं करेंगे, हम नॉन वायलेंस करेंगे। ऐसा सत्याग्रही डज नॉट यूज वायलेंस बट अपील्स टू द कंसाइंस ऑफ ऑपरेटर। जो ऑपरेसर है, मतलब जो जुल्म कर रहा है, हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे लेकिन किसी भी तरह का वायलेंस नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। गांधी सक्सेसफुली यूज सत्याग्रह इन चंपारण 1917, हेड़ा 1918 एंड अहमदाबाद इन 1918 को जरूर याद रखना। तो अगर यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया सत्याग्रह आंदोलन जो था वो सबसे पहले भारत में कहाँ पे किया गया, जब भारत की बात आए तो आप सबसे पहले लिखोगे चंपारण में इन 1917 में। इसलिए किया गया था तो नील की खेती, ठीक, तो नील की खेती जो है वहां के किसानों से जबरदस्ती कराई जा रही थी, उसके खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने कब, 1917 में। He believed that non-violence and unite all Indian against British rule. महात्मा गांधी का यह कहना था कि जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा है, ये एकमात्र शस्त्र है, ये एकमात्र तरीका है जिससे हम पूरे भारत के लोगों को एक साथ कर सकते हैं और ब्रिटिश के खिलाफ उससे यूनाइट कर सकते हैं, एकता ला सकते हैं ताकि वो ब्रिटिश के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़े। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्प्रेड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हमने देखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी ने शुरू कर दिया, तो अब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था और उसमें क्या क्या हुआ, चलो उसे देख लेते हैं। Thousands of students left government schools and many lawyers resigned. मैंने पहले ही बताया कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें बेसिकली जो जितने भी लोग थे उन्होंने जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन था उसका खिलाफ चले गए कि हम तुम्हारे किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं जाएंगे, तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे, तुम्हारे स्कूल्स में नहीं जाएंगे, तुम्हारे कपड़े नहीं पहनेंगे, हम स्वदेशी मूवमेंट एक तरह से यहाँ पे चालू हो गया। The boycott of British goods led to rise in Indian textile production. हम ब्रिटिश के कपड़े नहीं पहनेंगे तो अब क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल को फायदा हुआ। जो इंडियन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन था, माने इंडियन कपड़ों का, भारतीय पोशाक का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया और जो ब्रिटिश पोशाक था उसका प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। However, the movement slowed down because khadi was expensive and alternative institutions were lacking. तो मूवमेंट तो शुरू हुआ और बहुत ही मैसिव स्केल, बहुत बड़े स्केल पे ये मूवमेंट शुरू हुआ। कई सारे देखो, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल ब्रिटिश का था उसे कई स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया, लॉयर्स ने रिजाइन कर दिया, टीचर्स ने छोड़ दिया, आर्मी ने छोड़ दिया। तो अब इसका अल्टरनेटिव क्या, ब्रिटिश टेक्सटाइल का तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, ब्रिटिश कपड़ों का हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम इंडियन कपड़ों का यूज कर रहे हैं, तो इंडियन कपड़ों का प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन इंडियन कपड़ों में हम देखें तो मेनली आता है खादी, और खादी क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए खादी एक्सपेंसिव है और गरीबी चरम पे थी। तो इसके कारण जो है ये मूवमेंट धीरे धीरे
फेड आउट होता चला गया, मतलब कमजोर पड़ गया। In some areas, peasants refused to pay rent and local protest turned violent. कई एरिया में क्या हुआ ना कि ये जो लोकल्स थे, लोकल जो है वो वायलेंट हो गए, मतलब वो हिंसा करने लगे। और गांधी का क्या उद्देश्य था? अहिंसा। महात्मा गांधी का कहना था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ लोग थे वो वायलेंट हो गए, रेंट पे नहीं करने लगे। इसके कारण भी महात्मा गांधी का जो मोटिव था अहिंसा, वो नहीं फुलफिल हो रहा था, तो उन्होंने इस मूवमेंट को वापस लिया। गांधी विड्रू द मूवमेंट आफ्टर चौरी चौड़ा इंसिडेंट इन 1920। महात्मा गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जिसमें उन्होंने हिंसा करने, मतलब हिंसा नहीं करने का प्रण ले रखा था। लेकिन चौरी चौड़ा कांड जो हुआ 1920 में, उसमें क्या हुआ कि जो जेल था वहां पे कुछ लोगों ने बम फेंक दिया, विस्फोट हो गया, जिसमें कई ब्रिटिश और कई इंडियन लोग भी घायल हो गए और कईयों की तो मृत्यु भी हो गई। इसलिए 1922 में चौरी चौड़ा इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने इस प्रोटेस्ट को वापस ले लिया। Now differing strands within the movement। तो नेशनलिज्म इन यूरोप मैंने जब पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया था कि सभी लोगों के अपने अपने उद्देश्य थे। जो मिडिल क्लास था उसका कुछ और काम, उसका कुछ और मांग था, लोअर क्लास का भी कुछ और मांग था। उसी तरह भारत में भी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ, नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें भी जो अलग अलग वर्ग के लोग थे उनकी अलग अलग मांगे थी। तो वो मांगे क्या थी? डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ज्वाइन द मूवमेंट बट ईच हैड इट्स ओन गोल। अभी तक क्या था ना, जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी अपनी अपनी मांगे थी, सबका एक मांग नहीं था, सबका एक लक्ष्य नहीं था, सबका अपना अपना लक्ष्य। इन सिटीज स्टूडेंट boycotted schools, employer gave up practices and workers went on strike. In rural areas, peasants demanded land reforms, reduced tax and an end to forced labor। शहरों में और गांवों में दोनों जगह अलग अलग कारण था लोगों के प्रोटेस्ट का। शहरों में क्या था, तो स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया, लॉयर्स ने अपना काम छोड़ दिया, स्ट्राइक पे ले गए। लेकिन जब हम रूरल एरियाज में आते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पीजेंट्स मतलब जो खेती करते हैं किसान लोग, उनकी क्या डिमांड थी कि लैंड रिफॉर्म को लाया जाए, टैक्स को कम किया जाए और जो फोर्स्ड लेबर है, बधुआ मजदूरी, उसे खत्म किया जाए। ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश लेड बाय अल्लूरी सीताराम राजू रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज। तो जो फॉरेस्ट लॉज था वो ये कहता था कि आप लोग लकड़ी वहां से नहीं ले सकते हो, वहां से जंगल से लकड़ी नहीं ले सकते हो, लेकिन ये तो ट्राइबल ग्रुप है, इसका तो काम ही वहां से चलता है। तो अल्लूरी सीताराम राजू थे, उनके साथ मिलके उन्होंने अपने पूरा ट्राइबल ग्रुप ने ब्रिटिश का जो फॉरेस्ट लॉ था उसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबके अपने अपने डिमांड थे, सबका कोई एक लक्ष्य नहीं था। स्वराज एज फ्रीडम टू रिटर्न होम, ब्रेकिंग ब्रिटिश रेस्ट्रिक्शंस। जो प्लांटेशन वर्कर्स थे असम में, वो क्या करने लगे कि उन्होंने एक देख लिया कि अरे महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट शुरू किया है, तो अब हमें आजादी मिलेगी, हमें अपना अब घर चले जाते हैं। तो जो ब्रिटिश थे उसने रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा था आसाम में जो वर्कर थे कि आप लोग घर नहीं जा सकते हो, आप यहीं पे काम करोगे। लेकिन अब चूंकि स्वराज का फ्रीडम मतलब आजादी उन्होंने सुन लिया था कि अब आजादी मिलने वाली है, तो वो सभी अपने अपने घर जाने लगे। स्पेशल कंटेंट ऑन अल्लूरी सीताराम राजू। तो अल्लूरी सीताराम राजू को हमने देखा कि वो मतलब एक ट्राइबल ग्रुप को साथ लेके फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उसमें वो कर क्या रहे थे, लेट द यूडिम हिल्स रिबेलियन 1922-24 अगेंस्ट ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ। तो इन पहाड़ों में 1922 के दशक के बीच में इन्होंने फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ आंदोलन किया। अपोज्ड फोर्स्ड लेबर फॉर रोड कंस्ट्रक्शन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फॉरेस्ट यूज। जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसमें जो फोर्स्ड लेबर थे, जो मतलब ट्राइबल ग्रुप के लोग थे, उनसे ही जंगल को कटवाया गया।
ताकि वहां पे रोड बन सके। तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, और जो फॉरेस्ट का यूज पे जो रेस्ट्रिक्शन लगा के था ब्रिटिश ने, उसके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन किया। Though inspired by Gandhi, he believed in armed resistance. हालांकि वो गांधी जी से बहुत इंस्पायर थे उनके मूवमेंट को, लेकिन इनका ये कहना था कि हम जब तक कि आर्म रेजिस्टेंस नहीं करेंगे, मतलब फोर्स वायलेंस का यूज नहीं करेंगे, अहिंसा हिंसा का यूज नहीं करेंगे, उनके खिलाफ शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो हमें आजादी नहीं मिलने वाली है इनसे। हम शस्त्र तो उठाएंगे ही। बिकम अ फोक हीरो आफ्टर एग्जीक्यूशन इन 1924। तो 1924 में क्या हुआ, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, इन्हें फांसी दे दी गई। तो जब इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद ये एक फोक हीरो बनके वहां पे रह गए। मतलब जो वहां के ट्राइबल ग्रुप थे उनके बीच में ये अल्लूरी सीताराम राजू एक हीरो बन गए। ट्राइबल एंड पीजेंट रेबिलियंस। जो ट्राइबल थे और पीजेंट मतलब आदिवासी लोग और किसान लोग, इनके द्वारा क्या क्या किया गया। इन अवध, बाबा रामचंद्र led a peasant revolt against high rents and forced labor. Peasants refused to work for landlords and demanded land reforms. In Gudim Hills, tribal fought against British forest law restricting their movements. तो ये सब हमने पहले भी देख लिया है, तो आप बस को एक बार पढ़ लो। इसे बार बार रिपीट करने से वीडियो बहुत लंबा होगा और आपके पास इतना समय नहीं है। They believed Mahatma Gandhi had given them permission to stop paying taxes. तो इनमें से जो बड़ा कंफ्यूजन था ना, तो महात्मा गांधी ने तो बस नॉन कॉपरेशन, मतलब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो इन लोगों को क्या लगा कि महात्मा गांधी ने अब स्टॉप पेइंग टैक्स, अब आप लोग टैक्स नहीं पे करोगे, तो इन लोगों ने टैक्स पे करना बंद कर दिया। द कांग्रेस लीडरशिप ट्राइड टू कंट्रोल दीज अपराइजिंग्स बट ऑफन फेल्ड। द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और उसका फेलियर क्या था, चलो वो देखते हैं। ब्रिटिश ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस इन लंदन इन 1930 to 32 टू डिस्कस इंडियाज फ्यूचर। ब्रिटिश ने ये ऑर्गेनाइज किया था, तो लंदन में 1930 से 32 के बीच इंडिया के फ्यूचर को डिस्कस करने के लिए। गांधी अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931। हालांकि एक बार और था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट टाइम, उसमें गांधी जी नहीं गए थे। जो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था 1921 में, उसमें गांधी जी गए थे, बट फेल्ड टू रीच एन एग्रीमेंट। लेकिन कोई उसका नतीजा खास नहीं निकला था, एग्रीमेंट नहीं निकल पाया था। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट फुल इंडिपेंडेंस, लीडिंग टू गांधी टू रीस्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अभी तक जो पूरा का पूरा मूवमेंट था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। अब जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अभी तक क्या था कि हम तुम्हारा जो इंस्टीट्यूट है उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन अब जो है गांधी जी ने जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया और उसमें गांधी जी की बात नहीं मानी गई, ब्रिटिश ने फुल इंडिपेंडेंस देने से मना कर दिया, तो गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अब शुरू करना सोच लिया कि अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे। द कांग्रेस वाज बैंड एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविस्ट वाज अरेस्टेड। कांग्रेस जो था उस समय इसको बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मेजर जो पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे थे वो सभी कांग्रेस से ही थे। एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविस्ट वाज अरेस्टेड। जो कई सारे जो एक्टिविस्ट थे जो कांग्रेस से जिसका कुछ था और नहीं था, वो भी सारे के सारे अब जेल में थे। Many leaders were disillusioned, leading to political divisions within the nationalist movement. Now, Dalit participation in the national movement. अब ये एक वर्ग है, इसका क्या पार्टिसिपेशन रहा इस पूरे के पूरे जो नेशनलिज्म इंडिया वाला मूवमेंट है उसमें। कांग्रेस इनिशियली इग्नोर्ड दलित्स टू अवॉइड एलिनेटिंग अपर कास्ट हिंदूज। तो ये जो अपर कास्ट हिंदूज थे ये बुरा ना मान जाए, इसलिए कांग्रेस ने शुरू में तो दलितों को अवॉइड कर दिया, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, सो दैट दोज अपर कास्ट हिंदूज डोंट गॉट गेट ऑफेंडेड। गांधी कॉल्ड हिंदूज हरिजन्स, चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड प्रमोटेड टेम्पल एंट्री फॉर देम। तो गांधी जी ने क्या किया, कांग्रेस हालांकि दलितों को अवॉइड कर रही थी ताकि जो अपर कास्ट हिंदू है वो बुरा ना मान जाए,
लेकिन महात्मा गांधी का ये कहना था जब तक ये सभी साथ में नहीं आएंगे तब तक आजादी तो मिलने से रही, और अगर आजादी मिल भी गई तो जो भारत होगा, आजाद भारत होगा, वो कुछ अच्छा नहीं होगा, वो कुछ अच्छा देखने में नहीं होगा। तो गांधी जी ने सबसे पहला काम किया, जो दलित थे उनको हरिजन कहना शुरू किया। हरिजन का मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मतलब हरि के जन, हरिजन। एंड प्रमोटेड टेम्पल एंट्री फॉर, और लोगों को समझाया कि इन्हें भी टेम्पल में एंट्री दो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स एंड टू इंश्योर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। The British granted this demand, but Gandhi opposed it and started to fast until death. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए दलितों के लिए, ताकि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे। हम उन्हें ये शक था कि आजादी मिलने के बाद इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिया जाएगा, इसीलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मांग किया। किसके लिए? दलितों के लिए, ताकि उसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे। ब्रिटिश ने क्या किया? इस डिमांड को ग्रांट कर दिया। अब ब्रिटिश ने ग्रांट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भला ही चाह रहा है, वो यहाँ पे फिर से बांटने का प्रयास में है। ब्रिटिश ने क्या किया कि इस डिमांड को मंजूर कर लिया कि अब हम तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं, सो दैट ये फिर से गुलाम बन गया। लेकिन महात्मा गांधी ने इसका अपोज किया, इसका खंडन किया कि हमें ये सेपरेट इलेक्टोरेट की जरूरत नहीं है, और वो फास्ट में बट गए अंटिल डेथ। द पूना पैक्ट 1932 led to reserved seat for Dalits in legislature instead of separate electorates. तो पूना पैक्ट जो हुआ 1932 में, उसके अनुसार कुछ रिजर्व सीट बनाए गए दलितों के लिए, ताकि कुछ सीट जो है वो रिजर्व रहे, ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन बना रहे लेजिस्लेचर में, इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। Now role of women in the nationalist movement. Thousands of women participated in protests, marches and salt सत्याग्रह। अभी सॉल्ट सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह तो जो थाउजेंड्स ऑफ वुमेन थे उन्होंने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। कौन कौन से प्रोटेस्ट में? एक तो मेजर नाम आता है सॉल्ट सत्याग्रह। ये क्या है ये भी हम आगे देखते हैं। मेनी वुमेन्स लाइक सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू इमर्ज्ड एज नेशनलिस्ट लीडर। Women picketed liquor shop and promoted स्वदेशी गुड्स। तो ये जो है वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन था नेशनलिस्ट मूवमेंट में। Despite active participation, they were mostly given symbolic roles in the Congress. Gandhi believed women's primary role was to support the movement from home. गांधी जी का यह कहना था कि वुमेन्स का जो प्राइमरी रोल है टू सपोर्ट द मूवमेंट फ्रॉम होम, और साथ ही एक्टिव जगह पे उन्हें सिंबॉलिक रोल ज्यादा दिया जा रहा था बाय कांग्रेस, इन द कांग्रेस। नाउ बिजनेस क्लास एंड नेशनलिज्म। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास सपोर्टेड द मूवमेंट। ये कुछ दो नाम आते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी हैं। इन्होंने मूवमेंट को सपोर्ट किया। कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस क्लास वाला आदमी है, बिजनेसमैन है, वो किसी मूवमेंट को किस तरह सपोर्ट कर सकता है? इकोनॉमिकली, और तो ज्यादा कुछ वो कर नहीं सकते। इकोनॉमिक जो तौर है, यानी कि मनी पावर, उनके पास मनी पावर है तो वो उसी चीज से सपोर्ट करेंगे। तो इनमें इसमें भी वही चीज हुआ। They opposed British policies restricting Indian industries and foreign trade. तो ब्रिटिश का पॉलिसी था, मतलब इंडियन जो इंडस्ट्री है उसको रेस्ट्रिक्ट के रख, और फॉरेन ट्रेड मतलब देश से जो सामान आ रहा है भारत में, ब्रिटिश सामान जो आ रहा है उसे बढ़ाओ और इंडियन इंडस्ट्री पे हेवी टैक्स लगा दो, ताकि इनका कभी ये कभी उभर ही ना सके। फॉर्म द इंडियन Industrial and Commercial Congress 1920 and FICCI in 1927. Initially backed civil disobedience but later withdrew support due to fear of
इनस्टेबिलिटी। तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने किया, उनमें भी ये बिजनेस क्लास ने पहले तो सपोर्ट दिखाया, लेकिन बाद में उन्हें ये डर होने लगा कि कहीं ये भी टूट न जाए। इसके डर से उन्होंने विड्रू कर लिया, मतलब वापस ले लिया अपना सपोर्ट। वांटेड एन इंडिपेंडेंट इंडिया विथ प्रो बिजनेस इकोनॉमिक पॉलिसीज। इनकी क्या मांग थी? इनकी मांग थी कि प्रो बिजनेस इकोनॉमिक पॉलिसी लाओ। नया जो इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ तो उनमें हमें बिजनेस पॉलिसी चाहिए, मतलब इंडिया जो है वो फोकस करेगा सिर्फ प्रो बिजनेस आइडियाज पे। ये था किसा मांग? बिजनेस क्लास का। अभी तक हमने देखा कि जो जितने ट्राइबल ग्रुप थे, जो पीजेंट्री थे, जो वुमेन्स थी, जो बिजनेस क्लास था, उसका अपना अलग अलग मांग है। द रोल ऑफ न्यूज़पेपर एंड मीडिया। सभी ने अपना अपना रोल अदा किया, तो न्यूज़पेपर और मीडिया ये भी पीछे नहीं रहने वाले, इन्होंने भी अपना रोल अदा किया। इन्होंने क्या किया? द न्यूज़पेपर्स लाइक यंग इंडिया एंड हरिजन एडिटेड बाय गांधी स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज। द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका एंड केसरी एक्सपोज्ड ब्रिटिश atrocides. Nationalist songs and plays inspired people to join the movement. The British imposed strict censorship laws to suppress anti-colonial content. तो मैंने जो वीडियो आया था पिछला यूरोप पे, मतलब नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप, उसमें भी हमें कुछ कुछ ऐसा ही देखना था। जो नेशनलिस्ट सॉन्ग है उनमें भी यूज किया गया ताकि लोगों को इंस्पायर कर सके टू ज्वाइन द मूवमेंट। और जो वहां पे क्या थे, यहाँ हमारे पास ब्रिटिश है, उनके पास डिक्टेटर्स थे। उन्होंने क्या किया? स्ट्रिक्ट सेंसरशिप आया टू सप्रेस एंटी कॉलोनियल कंटेंट। यहाँ पे एंटी कॉलोनियल कंटेंट हो रहा है, वहां पे एंटी जो वहां के तानाशाह थे उनके खिलाफ कोई कुछ कह ना सके, इसलिए उसे सप्रेस करने का भी कोशिश किया गया। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, हिस्ट्री रिमेन्स द सेम, जस्ट फैक्ट्स एंड फिगर चेंजेस। यहाँ पे दो पत्रिका का नाम आता है, द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका और केसरी। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट नाम है, तो आप इसे भी जरूर याद रखना। अंडरग्राउंड पब्लिकेशंस केप्ट द रेजिस्टेंस अलाइव ड्यूरिंग रेप्रेसिव टाइम्स। तो जब ये पूरा का पूरा सप्रेस किया गया ब्रिटिश के द्वारा, तो जो कुछ अंडरग्राउंड पब्लिकेशंस थे जो छुप छुप के अपना पत्रिका को जारी कर रहे थे, उसने रेजिस्टेंस को अलाइव रखा रिप्रेसिव टाइम्स के दौरान। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, हमने सभी का योगदान देखा, सभी के डिमांड्स देखे, हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखा। अब हम देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था। द साइमन कमीशन in 1928 excluded Indians leading to protest Simon go back. Congress demanded पूर्ण स्वराज, complete independence in 1929. रॉकफेलर कॉन्फ्रेंस जो था उसमें ब्रिटिश ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने से मना कर दिया, तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर दिया। गांधी लॉन्च सॉल्ट मार्च ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली। तो जिस समय ब्रिटिश का रूल था, उस समय एक कानून था कि जो नमक का उत्पादन है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कंपनी ही करेगी। मतलब ब्रिटिश के द्वारा जितनी भी कंपनी थी वही सॉल्ट का प्रोडक्शन कर सकती है, नमक का प्रोडक्शन कर सकती है। और नमक, इस कारण से नमक जो है कुछ महंगा भी था। तो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च शुरू किया। कब? मार्च एंड अप्रैल 1930। तो मार्च और अप्रैल के महीने में 1930 में गांधी जी ने सॉल्ट मार्च शुरू किया। इसमें उन्होंने क्या किया? इसमें उन्होंने सॉल्ट का जो ब्रिटिश का मोनोपोली था कि हम ही सॉल्ट बनाएंगे, उस नियम को तोड़ दिया कि अब तुम सिर्फ सॉल्ट नहीं बनाओगे, सॉल्ट हम भी अपने से खुद से प्रोडक्शन उसका करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मीन नॉट जस्ट बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड बट ओपनली ब्रेकिंग लॉज। अभी तक क्या था ना, अभी तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। मतलब हम जितने भी ब्रिटिश गुड्स हैं, ब्रिटिश के सामान है, ब्रिटिश सामान है, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनका विद्रोह करते हैं, मतलब हम उसे अब यूज नहीं करेंगे। लेकिन अब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसमें सिर्फ यही नहीं है कि हम तुम्हें उसका बहिष्कार करते हैं, बल्कि अब हम कानून भी तोड़ेंगे। तुमने जो जो कानून बना के रखा है, हम एक एक करके उन सबको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या तोड़ा? नमक का कानून। नमक का कानून क्या कहता है कि नमक सिर्फ ब्रिटिश सरकार बनाएगी,
लेकिन अब गांधी जी ने सॉल्ट मार्च शुरू की 1930 में, जिसमें उन्होंने नमक के प्रोडक्शन को किया, नमक प्रोड्यूस किया। The movement saw participation from peasants, industrialists and women, each with different goal. अभी भी जो था, सारे तबके के लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया, लेकिन अभी भी सबके अलग अलग गोल हैं, सबके अलग अलग आए हैं। However, it had limitations. Adults and Muslims were, as Dalits and Muslims had reservations about joining. Special content: Bhagat Singh and the revolutionaries. Bhagat Singh along with Jatin Das and HSRA fought a socialist revolution. Threw a bomb in Central Legislative Assembly in 1929 to protest against British rule. भगत सिंह ने क्या किया, 1929 में, मतलब 1929 में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें बम विस्फोट कर दिया, मतलब बम फेंक दिया। उसके कारण क्या हुआ, एग्जीक्यूटेड इन 1913 उन्होंने बम फेंका और 1939 में उसे फांसी दे दी गई। सैक्रिफाइस इंस्पायर्ड फ्यूचर जनरेशन फॉर फ्रीडम फाइटर। जो फ्यूचर जनरेशन थे उसको इन्होंने क्या किया, इंस्पायर किया। किसने, भगत सिंह ने। कैसे, तो फांसी पे चढ़े। क्यों फांसी पे चढ़े, तो उन्होंने बम फेंक दिया था। कहां, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। कब, तो 1929। इस तरह से आपको पढ़ना है, किसने किया, कब किया, क्यों किया, कहां किया और उससे क्या हुआ, उसका क्या इंपैक्ट हुआ, ये सारा का सारा कुछ 3 पॉइंट में है। किसके बारे में, भगत सिंह के बारे में। हिट स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन, बिकम आइकॉनिक। ये जो इनके द्वारा दिया गया स्लोगन था, इनकलाब जिंदाबाद, ये आज तक जीवित है, ये स्लोगन। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो जब मैंने आपको नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था, जब पूरा का पूरा मूवमेंट खत्म होने को आया तो पर्सोनिफिकेशन का शुरू हुआ, एलिगोरी का वर्ड आया था उसमें। अब एलिगोरी क्या होता है ये आप नीचे कमेंट में बताओ, और अगर नहीं पता है तो नेशनलिज्म इन यूरोप वाला वीडियो देखो। वैसे मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में कमेंट कर लो, मैं आपको बता दूंगा एलिगोरी क्या होता है। और यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही देखने को मिला, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कुछ ऐसा जो सब का हो, जिसे सब माने। नेशनलिज्म स्प्रेड थ्रू कल्चरल सिंबल्स लाइक भारत माता and the national flag. Folklore and history were revived to instill pride in Indian heritage. The tricolor flag designed by Gandhi in 1959 became symbol of unity and resistance. तो कलेक्टिव बिलोंगिंग में ये आता है कि जो नेशनलिज्म स्प्रेड किया, ये कल्चरल सिंबल लाइक भारत माता का एक उस समय बहुत ही प्रसिद्ध हुआ फोटो, वो फोटो आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो एक बार उसे जरूर देखना। और नेशनल फ्लैग के जरिए फोक लोर, मतलब जो फोक स्टोरीज होती है वो बहुत ज्यादा प्रचलित हुई, जो हिस्ट्री टू रिवाइव द इंस्टिल प्राइड इन इंडियन हेरिटेज। इंडियन हेरिटेज में ये सारे के सारे एक तरह से समाहित हो गए, जुड़ गए। द ट्राई कलर फ्लैग डिजाइंड बाय गांधी इन 1929। हालांकि ये जो ट्राई कलर फ्लैग है इंडिया का, वो कई बार चेंज हुआ है, तो कई बार चेंज होने के कारण कई उस समय के लोगों ने उनमें जो बदलाव किए, उनके द्वारा उस, अगर वहां पे टाइम दिया हुआ है तो उस टाइम के अनुसार वो जो ट्राई कलर फ्लैग है उनका जो जिसने उसे डिजाइन किया ये नाम भी बदलता रहेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन फ्लैग को, इंडियन जो आज का फ्लैग है उसे किसने डिजाइन किया, तो आप पिंगली वेंकैया का नाम ले सकते हो। पिंगली वेंकैया ने आज का जो ट्राई कलर फ्लैग है उसे डिजाइन किया था। हालांकि यहाँ पे गांधी जी का लिखा हुआ है, क्योंकि इस समय ना उसमें चरखे को भी ऐड किया गया है। ये जो चरखा था इसे भी ट्राई कलर फ्लैग में ऐड किया गया, इसलिए यहाँ पे गांधी लिखा हुआ है। हालांकि समय अपना जो ट्राई कलर फ्लैग है वो अपना बदलते गया है। जो आज का फाइनल कलर है वो बहुत लेट में आया, उससे पहले जो अपना जो भारत का फ्लैग है, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फ्लैग है, वो कई बार रिडिजाइन हुआ है। तो आप सभी का नाम नहीं भी जानोगे
वैसे आपको जानना चाहिए, एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको जानना चाहिए। बिकम सिंबल ऑफ यूनिटी एंड रेजिस्टेंस। नेशनलिस्ट लीडर्स यूज्ड सॉन्ग्स, लिटरेचर एंड आर्ट टू स्प्रेड फ्रीडम struggles message. However, excessive use of Hindu imagery sometimes alienated Muslims and other minorities. जब ये भारत माता का इमेज बना पहली बार, तो वो इमेज में आपको ना तो हिंदू का कुछ टच दिखेगा, ना मुस्लिम, ना और भी कई रिलीजन के, लेकिन उस भारत माता के फोटो में धीरे धीरे समय के साथ बदलाव किया गया, कुछ हिंदू एलिमेंट को उसमें जोड़ा गया, जिससे कि मुस्लिम और अदर माइनॉरिटी ग्रुप जो थे उस समय के, वो कई हद तक उससे नाखुश भी रहे। तो ये भारत माता का फोटो किस तरह चेंज हुआ, जो दूसरा फोटो बना वो भी आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो आप उसे भी एक बार जरूर देख लें। साइमन कमीशन एंड इट्स इम्पैक्ट। साइमन कमीशन क्या है और उसका इम्पैक्ट वो चलो जान लिया। The British government formed the Simon Commission in 1927 to review India's political status. However, it included no Indian members, leading to mass protest. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन बनाया 1927 में 1927 में, ताकि वो इंडिया के पॉलिटिकल स्टेटस को और अच्छे से जान सके। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो आपको अगर किसी देश के बारे में जानना है और कोई कमीशन आप बना रहे हो तो उसमें उस देश के लोग होने चाहिए। लेकिन ये जो कमीशन था साइमन कमीशन, इसमें किसी भी इंडियन मेंबर को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण मास स्केल पे, बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट भी हुआ। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग डिस्पाइट डिफरेंसेस अंडर यूनाइटेड अंडर साइमन गो बैक स्लोगन। हालांकि जो उस समय के दो मेजर पार्टी थे, ये जो दो पार्टियां हैं कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये उस समय के दो बहुत बड़े पार्टी थे। इनके बीच काफी डिफरेंसेस थे, कई बात पे ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। लेकिन जब बात आई साइमन गो बैक वाले स्लोगन पे, तो इन दोनों को साथ में देखा जा सकता है। लाला लाजपत राय was severely injured during the protest and later succumbed to his injuries. The failure of the commission intensified calls for पूर्ण स्वराज, complete independence. साइमन कमीशन आया 1927 में, जिसमें कि उन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल स्टेटस को जानना चाहा, लेकिन उसमें इंडियन मेंबर्स नहीं थे, जो कि होना चाहिए। इसके कारण लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट भी हुआ। प्रोटेस्ट में क्या हुआ, तो प्रोटेस्ट में स्लोगन्स दिया गया साइमन गो बैक, लेकिन साइमन गो बैक दिया गया स्लोगन्स, और इसमें कांग्रेस पार्टी था और जो मुस्लिम लीग के पार्टी मेंबर्स थे, दोनों के बीच कई मनमुटाव थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक साथ इन स्लोगन को दिया। लाला लाजपत राय को कई चोटें आई, सीवियर इंजरीज आई इन प्रोटेस्ट के दौरान, और बाद में फेलियर ऑफ कमीशन, ये जो कमीशन था साइमन कमीशन, ये फेल हो गया और पूर्ण स्वराज जो मांग था वो और ज्यादा मजबूत हो गया कि अब लोगों को कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं, पूर्ण स्वराज दो, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। गांधी इरविन पैक्ट 1931। After mass arrest in the civil disobedience movement, Gandhi negotiated with the British. गांधी जी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाया, मतलब कानून को तोड़ने लगे सभी के साथ मिलके, तो जितने एक्टिविस्ट थे, जितने रिवॉल्यूशनरीज थे, उनको ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिया। तो गांधी जी ने नेगोशिएट किया ब्रिटिश के साथ। The pact resulted in the release of political prisoners and not allowed Congress to participate in the second round table conference. हालांकि गांधी जी के नेगोशिएशन के बाद जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको तो रिलीज कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस को अलाउ नहीं किया गया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो अगले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला था उसमें। However, British repression continued after the failed negotiation in London. Many nationalists criticized the pact, believing it compromised the movement. जो कई नेशनलिस्ट लोग थे, मतलब जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने इस पैक्ट को, कौन सा पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, से क्रिटिसाइज किया कि उन्हें लगता है ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उसके बाद हमें आजादी मिल जाएगी। ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पे हुआ था,
कई बार तो ये ब्रिटिश को बहुत अच्छे से झंझोल के रख दिया कि अब लगता है इसे आजादी देना पड़ जाएगा। बाद में जब ये पैक्ट आया तो कई सारे नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उसे लगा कि ये अब कॉम्प्रोमाइज हो गया है मूवमेंट के स्ट्रेंथ के साथ। मूवमेंट बहुत बड़ा हो चुका था, अब आजादी मिल सकती थी, ऐसा लग रहा था लोगों को। और जब ये गांधी अरविंद पैक्ट आया तो उसे लगा कि अब उन्होंने एक तरह से क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उसे लगा कि गांधी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है मूवमेंट के स्ट्रेंथ के साथ। डिस्पाइट दिस, इट लेजिटिमेटेड गांधी एंड कांग्रेस एज द वॉइस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इन सभी के बावजूद अब गांधी जी और कांग्रेस ये क्या बन गए थे? वॉइस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मतलब जो भारतीय नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसका आवाज बन चुकी है। कौन? गांधी जी और कांग्रेस पार्टी। जितने भी प्रोटेस्ट हुए सब के बाद अब क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। लॉन्च्ड बाय गांधी आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। ये मिशन जरूर याद रखना। गांधी डू और डाई, मतलब गांधी जी के द्वारा जो स्पीच दी गई, करो या मरो, डू और डाई स्पीच कॉल्ड द कंप्लीट ब्रिटिश विड्रॉवल। गांधी जी के द्वारा जो दी गई यानी तो इसका मतलब था कि अब कंप्लीट ब्रिटिश विड्रॉवल, मतलब अब ब्रिटिश को पूरी तरह से भारत से हटाना है। प्रोटेस्ट स्प्रेड अक्रॉस इंडिया लीडिंग टू मास अरेस्ट एंड ब्रूटल ब्रिटिश रेप्रेशन। लीडर्स लाइक जयप्रकाश नारायण एंड, ये जो नाम है ना, नारायण प्लेड अ रोल, इन नामों को जरूर याद रखना, भूलना मत इन नामों को। The movement showed the growing determination of Indians to achieve independence. क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे, एक तरह से कहो तो सबसे लास्ट में ये मूवमेंट आता है 1942 में, 1942, और हमें आजादी कब मिली? 1947 में। 1942 की ये मूवमेंट है जिसमें गांधी जी ने क्रिप्स मिशन फेलियर के बाद ये डू और डाई का नारा दिया, जिसमें इसका एक ही मतलब था कि ब्रिटिश अब पूरी तरह से भारत से जाओ। प्रोटेस्ट स्प्रेड क्रॉस इंडिया, पूरी भारत भर में ये प्रोटेस्ट स्प्रेड हो गया। जो लीडर्स थे लाइक जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, इनका कुछ मुख्य रोल था। द मूवमेंट शो द ग्रोइंग डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन टू अचीव इंडिपेंडेंस। ये था इंडिया मूवमेंट का एक छोटा सा पार्ट, छोटे में सब कुछ। द क्विट इंडिया मूवमेंट इन डिटेल। मिशन वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 1942 after the failure of Crisp mission. Gandhi gave the famous do or die speech urging immediate British withdrawal. The British arrested top Congress leaders leading to leadership mass protest, leaderless mass protest. Strikes, sabotage and underground resistance disrupted British rule. इनका क्या मतलब है? तो यहां तक तो हमने जान लिया क्या है। तो ब्रिटिश जो है अब कांग्रेस के टॉप लीडर्स, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, मेन आवाज है भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत की आवाज थी उस समय कौन? कांग्रेस। कांग्रेस के जो मेजर लीडर्स थे ब्रिटिश ने उन सभी को एक तरफ से अरेस्ट करना शुरू किया। तो जो लीडरलेस मास प्रोटेस्ट था अब वो चल रहा था, मतलब लीडरलेस, कोई उसका नायक नहीं है, कोई लीडर नहीं है, बस वो प्रोटेस्ट अब चला जा रहा है। स्ट्राइक हुए, सैबोटाज हुए, मतलब तोड़फोड़ हुए, अंडरग्राउंड जो रेजिस्टेंस था, जो उस समय न्यूज़पेपर चल रहा था, अब अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस ने डिसरप्ट कर दिया पूरी तरह से ब्रिटिश रूल को। ब्रिटिश क्रश्ड द मूवमेंट वायलेंटली किलिंग थाउजेंड्स एंड इम्प्रिजनिंग मोर। इनके जवाब में क्या किया? वायलेंटली और किलिंग थाउजेंड, हजारों लोगों को ब्रिटिश ने मार डाला और उनसे भी ज्यादा को तो जेल में डाल डाला। रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स, इनके दौरान कई रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स भी बने। यूरोप में क्या बना था, कौन कौन सा ग्रुप बना था, वो आप एक बार कमेंट में जरूर बताना। वाइल कांग्रेस फॉलोड नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस किसके अंडर? महात्मा गांधी के अंडर में कांग्रेस ने नॉन वायलेंस को अपनाया। सम ग्रुप चोज आर्म्ड स्ट्रगल, मतलब एक तरफ जहां कांग्रेस का जो था काम नॉन वायलेंस वाला महात्मा गांधी के अंडर में, कुछ और भी लोग और वो स्ट्रगल मतलब गोला, बम, तोप, गोली, इन सभी का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। द हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, जिसका नाम पहले भी आया था, फॉर्म्ड बाय भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, इन तीनों ने मिलकर HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। आजाद हिंद फौज INA, इंडियन नेशनल आर्मी, अंडर बोस फॉट मिलिट्री अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। आजाद हिंद फौज क्या था और बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस ने इसे कैसे बनाया, ये एक अलग टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है और आपके पास अभी इतना समय नहीं है कि आप इसे जानो। हालांकि आपको जानना चाहिए, समय मिले तो एक बार यूट्यूब पे जरूर सर्च करना। आर्म्ड रिवॉल्ट्स लाइक Armed revolts like Chittagong Armory Raid in 1930, चित्तौनगोंग आर्मरी रेड 1930 में चैलेंज ब्रिटिश अथॉरिटी। तो ये जो आर्मरी थे मतलब जो जहाँ पे ब्रिटिश लोग अपना जो हथियार थे वो रख रहे थे, वहां पे रेड मार दिया। जो यहाँ के रिवॉल्ट्स थे, रिवॉल्यूशनरी थे, उसने ब्रिटिश अथॉरिटी को उसने हिला के रख डाला। The revolutionary movement inspired future freedom fighters, though often met with severe repression. फ्यूचर को तो उन्होंने इंस्पायर किया, लेकिन कई बार जो उसके ऊपर दबाव डाला गया कि उसे सप्रेस करने के लिए कई बार वायलेंट भी थे। द रोल ऑफ कांग्रेस इन फ्रीडम मूवमेंट। तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि कांग्रेस का क्या रोल था पूरे के पूरे ये फ्रीडम मूवमेंट में। अगर आपको पता चल गया तो एक बार कमेंट में लिखना कि कांग्रेस का क्या रोल था, गांधी जी का रोल नहीं, कांग्रेस का रोल। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द मेन पॉलिटिकल फोर्स लीडिंग टू स्ट्रगल अंडर गांधीज लीडरशिप। INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस एज द की स्ट्रेटजी। कांग्रेस यूनाइटेड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी through movements like non-cooperation and civil disobedience. However, internal divisions existed between moderates seeking reforms and radical demanding full independence. तो ये जो दो लाइन है ये तो है ही, लेकिन इन सभी में अगर कांग्रेस को देखा जाए मेन जो उसका रोल था वो ये वाला था। Congress united different sections of society to movements like non-cooperation and civil disobedience. मैंने शुरू से ही आपको बोला और शुरू में आपने जाना भी कि जो अलग अलग तबके के लोग थे, जो बिजनेसमैन था, पोट्री था, जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, जो लॉयर्स थे, जो स्टूडेंट थे, जो ट्राइबल लोग थे, इन सभी की अपनी अपनी अभिलाषाएं थी, अपनी अपनी मांगे थी। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। कोई किसी चीज के खिलाफ लड़ रहा है, कोई किसी चीज के खिलाफ लड़ रहा है। एक साथ मिलके एक मोटिव के पीछे कोई नहीं था, तो इनको एक मोटिव दिया और सबको एक साथ लाके एक बड़ा आंदोलन करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने। किसके अंडर में? तो महात्मा गांधी के लीडरशिप के अंडर में। हालांकि इंटरनल डिवीजन इसमें भी थी, कुछ सुधार का मांग कर रहे थे इनके अंदर के लोग, लेकिन वो कुछ खास मायने नहीं रखते हैं। इन 1939 INC opposed India's involvement in World War II without Indian consent, leading to tensions with the British. में ब्रिटिश ने क्या किया? जो विलेज के लोग थे, जो रूरल एरियाज के लोग थे, गांव के लोग थे, उसे जबरन फोर्सफुली आर्मी में भर्ती कर दिया गया, उसे लड़ने के लिए भेज दिया गया। मेरा लड़ाई नहीं है फिर भी मैं लड़ रहा हूं, तो ये हो रहा था उससे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो इंडियन कंसेंट के बिना जो कांग्रेस थी उसने रोक लगा दिया कि अब इंडियंस के कंसेंट मतलब जब तक मैं नहीं चाहूंगा मैं फोर्स में नहीं शामिल होऊंगा, मैं ये वॉर नहीं लड़ूंगा, ये जो लड़ाई है ये मेरी नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा। इसके कारण क्या हुआ? जो टेंशन है ब्रिटिश के साथ वो बढ़ने लगा। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस 1942-47 ये सारा का सारा मूवमेंट हो गया। जो लास्ट का मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, वीकेंड ब्रिटिश कंट्रोल बट वाज सप्रेस्ड बाय 1944। 1944 में उसे भी सप्रेस कर दिया, किसे? क्विट इंडिया मूवमेंट। इंडियन नेशनल आर्मी अंडर सुभाष चंद्र बोस fought against British rule. The end of World War II in 1945 changed global politics, making British rule unsustainable. अब 1945 में क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद
जो ब्रिटिश रूल था वो अनसस्टेनेबल हो गया, हैवी लॉस हुआ। अब कोई देश अगर युद्ध पे जा रहा है तो उसे क्या क्या हो सकता है, ये सारे चीज ब्रिटिश के साथ भी हो रही थी। तो उसका जो पकड़ था अलग अलग कॉलोनी पर, भारत में उसी कॉलोनी में से एक कॉलोनी था ब्रिटिश का, तो अलग अलग कॉलोनी पर जो उसका पकड़ था वो अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा। The Indian Naval Mutiny 1946 and widespread protest forced the British to negotiate. अब जो पूरा का पूरा मतलब ये रिवॉल्यूशन था, जो लोगों ने विद्रोह किया था, इन सभी विद्रोह के कारण अब ब्रिटिश के ऊपर कई ओर से प्रेशर आने लगा। तो ब्रिटिश ने फाइनली इंडिपेंडेंस वाज फाइनली ग्रांटेड, 15 अगस्त 1947 में आजादी दे दी गई। बट इंडिया वाज पार्टीशन्ड, मतलब भारत का विभाजन हो गया 15 अगस्त 1947 में। भारी नेगोशिएशन के बाद जो पार्टीशन था वो हो गया, इंडिया को, भारत को आजादी तो मिली लेकिन पार्टीशन हो गया। द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस अब जान लेते हैं क्या था। बोस बिलीव्ड दैट आर्म्ड स्ट्रगल वाज नेसेसरी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जब तक फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, जब तक हम बल का प्रयोग नहीं करेंगे, वायलेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, ब्रिटिश को हटाना मुश्किल है। ही फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939 आफ्टर डिफरेंसेस विद गांधी ओवर नॉन वायलेंस। गांधी जी का था नॉन वायलेंस, सुभाष चंद्र बोस का था वायलेंस, तो दोनों के बीच ये मतभेद के कारण जो सुभाष चंद्र बोस थे वो गांधी जी से थोड़े थोड़े अलग हो गए। Escaped British surveillance in 1949 and sought our support for India's freedom। ये उसी पार्ट में आता है कि गांधी जी ने किस तरह अपनी सेना बनाई, भारत के लिए सेना बनाई, जो अलग अलग देशों से मिलके, हिटलर से, फिर जापान से, इन सभी से मिलके जो सेना बनाई वो किस तरह बनाई। तो ब्रिटिश के सर्वेलेंस से वो 1940 में स्केप कर गए, निकल गए बाहर, और फिर एक्सिस पावर जो था वर्ल्ड वॉर के दौरान उनसे साथ में उनसे सपोर्ट लिया भारत के फ्रीडम के लिए, क्योंकि वो दुश्मन था किसका, ब्रिटिश का। तो दुश्मन के पास चला गया, ब्रिटिश के जो दुश्मन थे उनके पास चला गए, उनके पास चले गए कौन, सुभाष चंद्र बोस। लेट द इंडियन नेशनल आर्मी ऑर्गेनाइजिंग मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया। INA's फेमस स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। जो INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, इनका एक स्लोगन था, क्या स्लोगन था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू। सभी का कुछ कुछ रोल था, तो रिलीजन का भी कोई रोल रहा होगा। रिलीजन का क्या रोल था, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट एक्सक्लूसिव बट ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस आइडेंटिटी। हालांकि ये वाला जो स्लाइड है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इस एक बार बस पढ़ लो मेरे साथ। The खिलाफत मूवमेंट 1919 यूनाइटेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। खिलाफत मूवमेंट के दौरान 1919 मुस्लिम्स था, उनका सपोर्ट मिला था किसे, महात्मा गांधी को, और उसी कारण से ये जो पूरा का पूरा जो आंदोलन था वो इतना बड़ा हो सका। However, communal tensions grew in 1930s, leading to rise of हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का भी जो गठन हुआ 1930 के दौरान ही हुआ। क्यों, क्योंकि ये जो दो रिलीजियस ग्रुप थे, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इनके बीच में टेंशन्स बढ़ने लगे। तो मुस्लिम जो थी उस समय माइनॉरिटी में ही थी, और उसे ये डर था कि अगर आजादी मिली तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें दबाया जाएगा। इसलिए इस डर के कारण मुस्लिम लीग का भी उस समय गठन हुआ। मोहम्मद इकबाल and Jinnah began advocating for separate Muslim representation. Religious division ultimately contributed to the partition of India in 1947. जो रिलीजियस डिवीजन था, मुस्लिम लीग का बनना, हिंदू महासभा का बनना, इसके कारण अंत में जो पार्टीशन हुआ भारत का 1947 में, यह हमें देखने को ये मिलता है। The influence of internal events, influence of international events.
Depression in 1929 worse the economic condition in India, fueling discontent। मतलब जो ग्रेट डिप्रेशन आया, जो पूरी तरह से जो इकोनॉमी ठप पड़ गई 1929 के दौरान, उसने जो इकोनॉमिक कंडीशन थी भारत में उसे और बदतर बना दिया। इसके कारण जो डिसकंटेंट था, जो डिसएग्रीमेंट चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन पीपल के बीच में, वो बढ़ने लगा। वर्ल्ड वॉर टू वीकेंड ब्रिटेन, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सस्टेन कॉलोनियल रूल। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटिश जो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, जिसके कारण उसे सस्टेन करना, मतलब कई जगह अपनी कॉलोनी बसाना मुश्किल हो गया। The success of decolonization in other nations encouraged Indians to push harder for independence। उस समय कई सारे देश जो गुलाम थे उसे भी आजादी मिल रही थी, जिसके कारण मैंने फ्रांस में वाले में भी आपको बताया था कि फ्रांस में कोई आइडिया इमर्ज हुआ, वो धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा, पूरे यूरोप में फैलने लगा। उसी तरह जब भारतीय लोगों ने भी देखा दूसरे देश को आजादी मिल रही है इनसे, तो उन्होंने भी जो अपना लीडरशिप था, लीडरशिप को और फोर्स किया कि आप और भी ज्यादा दबाव बनाओ ब्रिटिश पे ताकि हमें आजादी मिल सके। द अटलांटिक चार्टर hinted a self rule of colonies, increasing nationalist demands। ये वाला अगर स्लाइड आप ना देखो तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये बस आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। The rise of Soviet Union and socialist movement also influenced Indian leaders like Nehru। माउंटबेटन प्लान एंड पार्टीशन, ये इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान से देखना। एज कम्युनल टेंशन एस्केलेटेड, कम्युनल टेंशन किसके बीच? मुस्लिम्स और हिंदू के बीच। ब्रिटेन प्रपोज्ड द माउंटबेटन प्लान इन 1947। जब हिंदू और मुस्लिम के बीच में टेंशन बढ़ने लगे तो माउंटबेटन जो है उसने प्लान दिया 1947 में टू डिवाइड इंडिया, भारत को बांट देने में। किस आधार पे ये बांटना हो रहा है? तो धर्म के आधार पे। कुछ जिस मुस्लिम्स को अपना एक सेपरेट देश चाहिए वो पाकिस्तान चले गए, और जो भारत में रहना चाह रहे थे वो भारत में रह गए। इंडिया वॉज पार्टीशन्ड इनटू टू नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। The partition led to massive violence and the displacement of 40 million people। 15 मिलियन लोग होना पड़ा भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत। गांधी opposed the partition but ultimately had to accept to prevent further bloodshed। खून खराबा कई बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। कम्युनल टेंशंस का ये मतलब होता है कि मतभेद सिर्फ नहीं है, अब जो है खून खराबा होने लगा। हिंदू मुस्लिम्स को काट रहे थे, मुस्लिम हिंदू को काट रहे थे। तो गांधी जी ने शुरुआत में तो पार्टीशन का विरोध किया कि भारत का पार्टीशन नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में और ज्यादा ब्लड शेड, मतलब खून खराबा ना हो, इसलिए बाद में गांधी जी को भी ये बात माननी पड़ी। इंडिया फाइनली गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1947 but at the cost of national unity। Legacy of Indian national movement। The struggle of freedom inspired many future independence movement worldwide। भारत में जो इंडिपेंडेंस मिला भारत को, वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। जैसे फ्रांस में हुआ क्रांति, तो वो क्रांति सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रही, उसी तरह भारत में जो क्रांति हुई वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गई, पूरे विश्व भर में फैल गई। India's constitution in 1950 was shaped by values of democracy, equality promoted during the freedom। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू किया गया, और उसका जो वैल्यूज था वो डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, इन वैल्यूज पे वो बेस्ड था। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस हैज पार्टिसिपेटेड बाय गांधी इन्फ्लुएंस्ड लीडर लाइक मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड नेल्सन मंडेला। इन दोनों को जो गांधी जी का मूवमेंट था उसने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। द मूवमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड द पावर ऑफ मास मोबिलाइजेशन एंड ग्रासरूट एक्टिविज्म। India's independence laid the foundation for the emergence of the world's largest economy। भारत के आजादी के साथ विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी भी बना।
1950 में उस इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। नाउ कंक्लूजन, इन सभी बातों का क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन है? तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट यूनाइटेड डाइवर्स सोशल ग्रुप्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था शुरू में तो सभी अपने अपने कॉज के लिए अपने अपने लिए लड़ रहे थे, लेकिन गांधी जी के पार्टिसिपेशन के बाद गांधी जी का जो इन्फ्लुएंस था उनके कारण जो यूनाइटेड किया, किसने उसे? डाइवर्स जो सोशल ग्रुप था ब्रिटिश के खिलाफ सबको यूनाइट करने का काम किसने किया? गांधी जी ने। गांधी's non-violent resistance mobilized the masses but faced internal challenges. Differences in aspiration led to conflicts within the movement. जो डिफरेंट एस्पिरेशंस मतलब जो लोगों के बीच में जो अलग अलग जो उनकी मांगे थी उनके कारण कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, लेकिन वो सारे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गए। डिस्पाइट स्ट्रगल इंडियन नेशनलिज्म अल्टीमेटली लेड टू इंडिपेंडेंस। इसी के साथ आज का ये लेक्चर खत्म होता है। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबको आपको बता दिया है, कुछ अलग से भी बताया है। तो अगर आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया या कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इन पूरे सेशन का अगर नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।